जशपुर सामरी पाठ एक भौगोलिक विश्लेषण। और शीर्षक के ठीक नीचे एक उपशीर्षक भी है, जशपुर सामरी के प्रशस्त पात। प्रशस्त पात शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। पाट का मतलब तो हम जानते हैं, एक ऊंची सपाट जमीन या पठार। लेकिन प्रशस्त शब्द जुड़ने से इसकी विशालता और फैलाव का अंदाजा लगता है। ये कोई छोटा मोटा पठार नहीं, एक बड़ा फैला हुआ भूभाग है। हाँ, और ये भी साफ लिखा है कि ये मास्टर क्लास सीरीज छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का हिस्सा है। मतलब हम किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई सामग्री देख रहे हैं और सबसे नीचे विश्लेषण के मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जो हमारी यात्रा का एक तरह से रोड मैप है। विस्तार, संरचना, अपवाह तंत्र और महत्व। हालांकि आज के दस्तावेजों में हम मुख्य रूप से संरचना पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये पहली स्लाइड एक तरह से विषय का दरवाजा खोल रही है। इसने हमें बता दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या देखने वाले हैं। तो अब जब दरवाजा खुल गया है तो अंदर कदम रखते हैं और देखते हैं कि इसकी बुनियाद क्या है। ठीक है, तो अगली स्लाइड पर आते ही हमें एक सवाल मिलता है। ऊपर लिखा है क्वेश्चन 1, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सवाल है 1, जशपुर सामरी पाट प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और वहां पाई जाने वाली मुख्य खनिज, मिनरल, का सही संयोजन क्या है? ये सवाल सीधा इस इलाके की बुनियाद की बात करता है। मतलब ये बना किससे है? भूगर्भिक संरचना का मतलब है कि जमीन के नीचे चट्टानें कैसी हैं और किस जमाने में बनी हैं। और हर तरह की चट्टान की अपनी एक खासियत होती है, उससे कोई खास खनिज जुड़ा होता है। ये सवाल उसी गहरे रिश्ते के बारे में है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं और हर विकल्प के साथ एक छोटा सा ग्राफिक भी है जो उस चट्टान और खनिज की प्रकृति को दिखाता है। ए, कडप्पा क्रम चूना पत्थर, बी, धारवाड़ क्रम लौ अयस्क, सी, दक्कन ट्रैप बॉक्साइट, और डी, गोंडवाना क्रम कोयला। ये विकल्प अपने आप में छत्तीसगढ़ के पूरे भूविज्ञान का एक छोटा सा सारांश है। धारवाड़ की चट्टानों से लोहा मिलता है, गोंडवाना से कोयला। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सवाल जशपुर सामरी पाठ के बारे में है। हमें इसके लिए सही जोड़ी ढूंढनी है। चलिए इसका जवाब अगली स्लाइड में देखते हैं। तीसरी स्लाइड पर आते ही सबसे ऊपर बड़े हरे टिक के साथ सही जवाब दिया गया है। करेक्ट आंसर सी, दक्कन ट्रैप बॉक्साइट। जवाब तो मिल गया, लेकिन असली कहानी तो इसके नीचे दिए गए मास्टर क्लास एनालिसिस में छिपी है। बिल्कुल, ये विश्लेषण ही इस पूरे एक्सरसाइज का दिल है। ये सिर्फ क्या का जवाब नहीं देता, बल्कि क्यों और कैसे का भी जवाब देता है। इसमें 3 मुख्य बातें बताई गई हैं जो एक पूरी कहानी सुनाती हैं। पहली बात है दक्कन ट्रैप। इसमें लिखा है ये पूरा क्षेत्र प्राचीन समय में ज्वालामुखी क्रिया से बना है। जब लावा ठंडा हुआ तो बेसाल्ट चट्टानें बनी। इसके साथ दाईं ओर एक बहुत ही जबरदस्त 3D डायग्राम भी है। हाँ, वो डायग्राम बहुत कुछ कहता है। जरा सोचिए, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब डायनासोर खत्म हो रहे थे, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले। भारत के पश्चिमी हिस्से में जबरदस्त ज्वालामुखी फटे और उनका लावा हजारों किलोमीटर तक फैल गया। उसी लावे की मोटी परत ने जिस पठार को बनाया उसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। इस डायग्राम में जो सबसे निचली परत बेसाल्ट के रूप में दिखाई गई है, वो वही काली कठोर चट्टान है और पीछे फटता हुआ ज्वालामुखी उस पूरी प्रक्रिया का स्रोत है। अच्छा, तो मतलब इस पूरे पठार की बुनियाद ही ज्वालामुखी है। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, बॉक्साइट का निर्माण। इसमें लिखा है लाखों वर्षों में वर्षा के कारण इन चट्टानों का निक्षालन हुआ, जिससे लैटेराइट मिट्टी बनी। यही लैटेराइट मिट्टी बॉक्साइट का मुख्य स्रोत है। ये निक्षालन या लीचिंग क्या प्रक्रिया है? इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है, जैसे कॉफी बनाने की प्रक्रिया। सोचिए कि बेसाल्ट चट्टान कॉफी का पाउडर है। जब आप उस पर गर्म पानी डालते हैं तो पानी कॉफी का सारा स्वाद और रंग घोलकर नीचे ले आता है और वो बेकार पाउडर पीछे छूट जाता है। यहां भी कुछ ऐसा ही होता है, बस इसमें लाखों साल लगते हैं। मानसूनी बारिश का पानी जब लगातार इन बेसाल्ट चट्टानों से गुजरता है तो वो सिलिका जैसे घुलनशील खनिजों को अपने साथ घोलकर बहा ले जाता है। और पीछे क्या छूट जाता है? पीछे छूट जाते हैं वो तत्व जो पानी में आसानी से नहीं घुलते, जैसे एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड। यही बची हुई चीज, ये जो गाढ़ी लाल भूरी मिट्टी है, उसे लैटेराइट कहते हैं। और जब इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये बॉक्साइट बन जाता है, जिससे हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। उस डायग्राम में भी बेसाल्ट के ठीक ऊपर की परत को लैटेराइट सॉइल दिखाया गया है और सबसे ऊपर बॉक्साइट की परत है। वाह,
तो मतलब इस पूरे इलाके की दौलत दो जबरदस्त ताकतों का नतीजा है। करोड़ों साल पुराने ज्वालामुखी और हजारों साल की मानसूनी बारिश। ये तो बनने और मिटने की एक साथ चल रही कहानी है। मैं ये लिंक कभी नहीं जोड़ पाती। ठीक यही बात है, और इसीलिए बॉक्साइट हमेशा जमीन की सतह के पास मिलता है। इसके लिए कोयले या लोहे की तरह गहरी खदानें नहीं खोदनी पड़ती। ये तो मौसम की मार का बनाया हुआ खजाना है जो सतह पर ही मौजूद है। और फिर तीसरा बिंदु एक निष्कर्ष के तौर पर सब कुछ समेट देता है। इसीलिए जशपुर सामरी पार्ट को बॉक्साइट का मैदान भी कहा जाता है, और यहाँ की मिट्टी लाल भूरी लैटराइट है। अब समझ आया कि वहां की मिट्टी लाल क्यों है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। ज्वालामुखी, खनिज और मिट्टी का रंग, ये तीनों एक ही कहानी के हिस्से हैं। बिल्कुल। भूविज्ञान ने एक कैनवस तैयार किया और मौसम ने उस पर रंग भर दिए। ये एक कमाल की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये कहानी तो सच में जमीन की गहराइयों से जुड़ी थी, लेकिन इस ज्वालामुखी और बारिश की कहानी ने जमीन की सतह पर कैसा लैंडस्केप बनाया है। मतलब आज ये इलाका ऊपर से कैसा दिखता है। मुझे लगता है कि अगला सवाल शायद इसी बारे में है। सही पकड़ा। अब हम जमीन के नीचे की संरचना से ऊपर उठकर भौतिक भूगोल यानी कि जमीन की ऊपरी सतह की बनावट पर आ रहे हैं। देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। चौथी स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ एक और सवाल है। क्वेश्चन 2, द हाईएस्ट पीक। सवाल है, सामरी पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसके विकल्प भी बहुत खास जानकारी मांग रहे हैं। ए, यह राज्य का सबसे छोटा पाठ प्रदेश है। बी, इसका पश्चिमी भाग जमीर पाठ कहलाता है। सी, इसकी सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा 1225 मीटर है जो लहसुन पाठ में स्थित है। डी, यह पूरी तरह से रायगढ़ जिले में स्थित है। ये सवाल अब चोटियों, इलाकों के बंटवारे और उनकी लोकेशन के बारे में हमारी जानकारी को परख रहा है। और सवाल के दाईं ओर एक पर्वत की बहुत ही सुंदर तस्वीर है जिसकी चोटी सुनहरी रोशनी में चमक रही है और उस पर 1225 मीटर लिखा हुआ है। ये एक तरह का इशारा है जो देखने वाले का ध्यान सीधे ऊंचाई की तरफ खींचता है। हाँ, ये इशारा बहुत चालाकी से दिया गया है। चलिए देखते हैं कि ये इशारा सही है या नहीं। 5वीं स्लाइड पर इसका जवाब है और एक बार फिर हरे टिक के साथ सही जवाब दिया गया है। करेक्ट आंसर सी, इसकी सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा 1225 मीटर है जो लहसुन पाठ में स्थित है। और असली खजाना फिर से नीचे के मास्टर क्लास एनालिसिस में है। हाँ, और ये विश्लेषण सामरी पाठ की पूरी तस्वीर पेश करता है। पहला बिंदु है सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पॉइंट। इसमें लिखा है सामरी पाठ राज्य का सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश है। ये पहले सवाल के विकल्प ए को सीधे सीधे गलत साबित करता है जिसमें इसे सबसे छोटा कहा गया था। ये सबसे ऊंचा है, छोटा नहीं। अब दूसरा बिंदु है विभाजन, डिवीजन। ये बहुत दिलचस्प है। ये सामरी पाठ को दो हिस्सों में बांटता है। पूर्वी हिस्सा यानी ईस्ट कहलाता है जमीर पाठ और यहाँ बॉक्साइट की अधिकता है, और पश्चिमी हिस्सा वेस्ट कहलाता है लहसुन पाठ और यहीं पर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा 1225 मीटर स्थित है। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब एक ही पठार के दो अलग अलग किरदार हैं। पूर्वी हिस्सा अपनी खनिज संपदा यानी बॉक्साइट के लिए जाना जाता है और पश्चिमी हिस्सा अपनी ऊंचाई यानी राज्य के सर्वोच्च शिखर के लिए। ये एक ही जगह के भीतर की विविधता को दिखाता है। ये बड़ा दिलचस्प है कि सबसे ऊंची चोटी और बॉक्साइट का इलाका अलग अलग है। क्या इसका कोई भूवैज्ञानिक कारण है या बस एक इत्तेफाक है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि ये दस्तावेज इसका सीधा जवाब नहीं देते, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कि लावा का बहाव पश्चिम में ज्यादा मोटा रहा हो जिससे ऊंचाई ज्यादा हो गई हो, या फिर लाखों सालों में पूर्वी हिस्से में कटाव और वो निक्षालन लीचिंग की प्रक्रिया ज्यादा हुई हो जिससे वहां बॉक्साइट तो बन गया लेकिन ऊंचाई थोड़ी कम हो गई, जबकि पश्चिमी हिस्सा ज्यादा कठोर चट्टानों की वजह से ऊंचा बना रहा। कारण कुछ भी हो, नतीजा बहुत दिलचस्प है। और इस स्लाइड पर एक नक्शा भी है जो इसे दिखाता है। एक जमीन का टुकड़ा है जिसे बीच से दो भागों में बांटा गया है। पश्चिम में लिखा है लहसुन पाट वेस्ट और पूर्व में जमीर पाट ईस्ट। लहसुन पाट वाला हिस्सा थोड़ा हरा भरा और ज्यादा ऊंचा दिखाया गया है और उसकी चोटी पर एक झंडा लगा है जिस पर लिखा है गौरलाता 1225M। ये नक्शा पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देता है। बिल्कुल, शब्दों में जो लिखा है उसे तस्वीर में जीवंत कर दिया गया है। पश्चिम में ऊंचाई और पूर्व में समतल पठार जहां खनिज का खजाना है। यह विभाजन दूसरे विकल्प बी को भी गलत साबित करता है जिसमें
पश्चिमी भाग को जमीर पाट कहा गया था, जबकि असल में वो पूर्वी भाग है। और फिर तीसरा बिंदु है स्थिति, लोकेशन। इसमें साफ लिखा है यह मुख्य रूप से बलरामपुर जिले की सामरी तहसील में फैला है। यह जानकारी चौथे विकल्प डी को गलत साबित करती है, जिसमें कहा गया था कि यह रायगढ़ जिले में है। तो इस एक एनालिसिस ने बाकी तीनों गलत विकल्पों को तर्क के साथ खारिज कर दिया। यही एक अच्छे विश्लेषण की पहचान है। ये सिर्फ सही जवाब नहीं बताता, बल्कि ये भी समझाता है कि दूसरे जवाब गलत क्यों हैं। इसने हमें सामरी पाट की लोकेशन, उसके बंटवारे और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यानी सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। तो इन 5 स्लाइड्स ने हमें जशपुर सामरी पाट क्षेत्र की 2 सबसे बड़ी कहानियां बताई हैं। एक, इसकी बुनियाद ज्वालामुखी के लावे और लाखों साल की बारिश से बनी है, जिससे बॉक्साइट पैदा हुआ। और दूसरी, इसी बुनियाद पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा इलाका खड़ा है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। बिल्कुल। इन स्रोतों ने हमें सिर्फ तथ्य ही नहीं दिए, बल्कि तथ्यों के बीच का कारण और संबंध भी समझाया। ये लोरो घाटी, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, वो जशपुर पाट का हिस्सा है। जशपुर पाट का? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा पठार नहीं है। स्रोतों के मुताबिक जशपुर पाट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पाट प्रदेश है। सबसे बड़ा और सबसे लंबा? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? हम कितने बड़े इलाके की बात कर रहे हैं? सिर्फ एक ऊंचा मैदान तो नहीं होगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम चाहते हैं सबसे बड़ा, तो इसका मतलब है कि इसका असर उस पूरे क्षेत्र के मौसम, वहां के पेड़ पौधों और यहाँ तक कि वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। अच्छा। एक विशाल पठार अपनी खुद की एक छोटी सी दुनिया बना लेता है। स्रोतों में एक और दिलचस्प बात लिखी है, इसे नीच घाट भी कहा जाता है। नीच घाट? ये तो थोड़ा अजीब नाम है, जबकि ये एक पठार है, मतलब ऊंची जगह। हाँ, ये विरोधाभासी इसे दिलचस्प बनाता है। हो सकता है कि आसपास की और ऊंची पहाड़ियों के मुकाबले इसकी ऊंचाई कम हो, या फिर घाटियों का फैलाव ज्यादा हो, इसलिए ये नाम पड़ा हो सकता है। इसके अलावा इसकी बनावट भी खास है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। अच्छा, ग्रेनाइट, यानी ये जमीन बहुत पुरानी और स्थिर होगी। जी, ग्रेनाइट की चट्टानों का मतलब है कि ये पठार लाखों सालों में धीरे धीरे बना है। इसका वहां की मिट्टी और पानी पर भी तो असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से। ग्रेनाइट एक बहुत कठोर चट्टान है। इसके टूटने से मिट्टी बनती है, वो अलग किस्म की होती है। और चूंकि ये चट्टान ज्यादा छिद्रपूर्ण नहीं होती, पानी जमीन के ऊपर ज्यादा बहता है, जिससे नदियां और झरने बनते हैं। बिल्कुल। और नदियों की बात चली है तो स्रोत में मैनी नदी का भी जिक्र है, जो इसी पठार पर एक छोटी सी घाटी बनाती है, जिसे कांकिया क्षेत्र कहा जाता है। तो एक बड़े पठार के अंदर भी अपनी छोटी छोटी घाटियां और नदियां हैं। मतलब जशपुर पाट सिर्फ एक सपाट जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पूरा लैंडस्केप है। सही कहा। जिसमें फूलों से सजी लोरो घाटी है, ग्रेनाइट की पुरानी चट्टानें हैं और मैनी जैसी नदियां भी बहती हैं। ये तस्वीर अब ज्यादा साफ हो रही है। बिल्कुल। ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है, जो अपने आकार और बनावट की वजह से पूरे इलाके में सबसे अलग दिखता है। मैनी नदी की बात से एक सवाल और उठता है। पठार तो नदियों के जन्मस्थान होते हैं। हाँ, अक्सर। क्या हमारे स्रोत किसी और पाट के बारे में बताते हैं जहां से बड़ी नदियां निकलती हैं? नदियों का स्रोत खोजना हमेशा से ही रोमांचक रहा है। हाँ, और इसके लिए हमारे स्रोत हमें पंडरा पाट की ओर ले जाते हैं। इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल विभाजक बताया गया है। जल विभाजक मतलब वाटर डिवाइड। जी। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? ये किसी इलाके के लिए इतना जरूरी क्यों होता है? आप इसे उस इलाके की छत समझ सकते हैं। छत? हाँ, जल विभाजक एक ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, जहां से बारिश का पानी 2 अलग-अलग दिशाओं में बहना शुरू होता है और 2 अलग-अलग नदी प्रणालियों का हिस्सा बन जाता है। अच्छा। पंडरा पाट, जिसकी ऊंचाई स्रोत के अनुसार 1123 मीटर है, यही काम करता है। ये तय करता है कि पानी का एक एक कतरा किस बड़ी नदी में जाकर मिलेगा। ये प्रकृति की एक सीमा रेखा की तरह है। वाह, तो पंडरा पाट एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर है पानी के लिए। तो यहाँ से कौन सी खास नदियां निकलती हैं? स्रोतों में कुछ नाम दिए गए हैं, खुर्जा पहाड़ी और बखौना चोटी। जी, स्रोत में दिए गए चित्र में इसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पंडरा पाट पर मौजूद खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी निकलती है। ईब नदी? और वही दूसरी तरफ बखौना चोटी से कन्हार नदी का जन्म होता है। अच्छा। तो एक ही पाट प्रदेश 2 अलग-अलग चोटियों से 2 महत्वपूर्ण नदियों को जन्म दे रहा है। ईब और कन्हार।
खुर्जा और बखौना, ये नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अरे एक मिनट, जी। स्रोत में इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका दिया है, एक स्मरण सूत्र लिखा है, ईब खुजली करती है, मतलब ईब नदी खुर्जा पहाड़ी से। ये तो सच में काम कर सकता है। और दूसरा भी है कान में बांक, कान में बांक, यानी कन्हाड़ नदी बखौना चोटी से। देखिए, कभी कभी ऐसे देसी तरीके मुश्किल जानकारी को हमेशा के लिए दिमाग में बिठा देते हैं। सही बात है। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये दिखाता है कि स्थानीय लोग अपनी जमीन को कैसे याद रखते हैं। ये तो सच है। तो पंडरा पाट सिर्फ एक ऊंची जगह नहीं है, ये एक ऐसा स्रोत है जो तय करता है कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्से में पानी कहाँ और कैसे बहेगा। बिल्कुल। ईब और कन्हार नदियां आगे जाकर बड़ी नदी प्रणालियों में मिलती होंगी और लाखों लोगों के लिए जीवन का आधार बनती होंगी। बिल्कुल सही। ये नदियां आगे चलकर महानदी और सोन नदी के तंत्र में मिलती हैं। जी। तो आप समझ सकती हैं कि 1123 मीटर ऊंचा ये छोटा सा पठार कितने बड़े इलाके की किस्मत तय करता है। ये भूविज्ञान का सीधा असर मानव जीवन पर है। इसमें मैनपाट नाम की एक जगह के बारे में एक गलत कथन चुनने को कहा गया है, और सही जवाब है कि यह सबसे बड़ा पाट प्रदेश है, जो कि गलत जानकारी है। हाँ। मतलब स्रोत हमें पहले ही बता रहा है कि हमें जो लगता है शायद वो सच नहीं है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के विश्लेषण में पहली ही लाइन में ये साफ किया गया है कि मैनपाट असल में सबसे छोटा पाट क्षेत्र है। सबसे छोटा? जी। तो ये छोटा जरूर है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। वो स्मॉल बट माइटी वाली बात है। हाँ, और इसकी एक बड़ी पहचान तो इसके उपनाम से ही जाहिर होती है, छत्तीसगढ़ का तिब्बत। हाँ। ये नाम सुनते दिमाग में एक अलग ही तस्वीर बनती है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह 1962 के बाद की एक ऐतिहासिक घटना है। जब तिब्बती शरणार्थी भारत आए तो उनमें से कई को यहाँ मैनपाट की पहाड़ियों पर बसाया गया। अच्छा। आप सोचिए, वो ठंडी ऊंची जगह हाँ। शायद उन्हें अपने घर की याद दिलाती होगी। हाँ। और धीरे धीरे उन्होंने इस जगह को अपना घर बना लिया। और आज भी वहाँ उनकी संस्कृति की झलक दिखती होगी। हर जगह दिखती है, उनके मठ, उनके झंडे, उनका रहन सहन। कमाल है। मतलब ये जगह सिर्फ एक भौगोलिक पठार नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों का संगम भी है। और स्रोत में जो तस्वीर है, हाँ, जिसमें वो रंग बिरंगे तिब्बती झंडे दिख रहे हैं, बिल्कुल वो इसी कहानी को बयां करती है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे छिपा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैनपाट का एक और चेहरा है, आर्थिक और कह सकते हैं औद्योगिक। यहाँ जमीन के नीचे बॉक्साइट का बहुत बड़ा भंडार है। बॉक्साइट यानी जिससे एल्यूमिनियम बनता है। जी बिल्कुल। और स्रोत में एक ट्रक की तस्वीर भी है जिस पर लिखा है टू बेल्को। और वो लाल मिट्टी जैसे दिखने वाले बॉक्साइट से लदा हुआ है। हाँ, बेल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जो कोरबा में है। तो ये मैनपाट भारत की एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए एक बहुत जरूरी जगह है। तो एक तरफ तिब्बती संस्कृति की शांति है और दूसरी तरफ ये खनन और इंडस्ट्री। हाँ, और ये विरोधाभास ही मैनपाट को इतना दिलचस्प बनाता है। जहाँ एक ओर शांति और प्रार्थना है, वहीं दूसरी ओर भारी मशीनें और खनन। ये तो सच में एक ही जगह की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। और इन दो तस्वीरों के अलावा एक तीसरी तस्वीर भी है जो प्रकृति के किसी जादू जैसी लगती है, उल्टा पानी। ये क्या चीज है? ये मैनपाट का एक और बड़ा आकर्षण है। सरभंजा जलप्रपात के पास एक इको पॉइंट। उल्टा पानी मतलब यहाँ ऐसा लगता है मानो पानी ढलान पर नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर बह रहा हो। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर है ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं तोड़ रहा। ये असल में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। अच्छा, नजरों का धोखा। बिल्कुल, लेकिन ये इतना असली लगता है कि लोग इसे देखने दूर दूर से आते हैं। प्रकृति के ऐसे खेल हमेशा इंसानों को अपनी ओर खींचते हैं। तो मैनपाट की अपनी एक अलग दुनिया है, संस्कृति, उद्योग और प्रकृति के अजूबों का एक अनोखा मिश्रण।